हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म दवाई वाला पे। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्म, ठीक है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है वैद्युत रसायन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म जैसे आपका विद्युत रसायन आखिरकार है क्या, सेल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और कन्वर्ट करता कौन है, कुछ ऐसी चीजें हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक टॉपिक आपको देखना है, समझना है, जिससे कि अगर आपने ये टॉपिक समझ ली तो आगे जब हम पढ़ेंगे विद्युत सेल गैल्वेनिक सेल आपका क्या होता है, ठीक है, विद्युत अपकरणीय सेल आपका क्या होता है, उनमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर आपका सेकंड है क्लास 12 केमिस्ट्री का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि विद्युत रसायन। इसमें अगर हम बात करें होता क्या है, इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। एक होती है हमारी कौन सी, स्पॉन्टेनियस। कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस। ठीक, एक होती है हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस ये होती है हमारी स्वतः स्फूर्ति। कौन सी होती है? स्वतः स्फूर्ति, यानी कि ये खुद से चलती है, स्वतः स्फूर्ति। ठीक है, कौन सी होती है? ये खुद से चलती है। अगर एक बार आपने सिस्टम बना के रख दिया तो ये खुद से चलती रहती है। ये होती है हमारी गैर स्वतः स्फूर्ति। क्या होती है? गैर स्वतः स्फूर्ति, यानी कि ये खुद से नहीं चलती है, इनको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो एनर्जी की फॉर्म कौन सी होगी? ये जब होंगी तो ये हमें एनर्जी देंगी। क्या करेंगी? ये हमको एनर्जी देंगी। ठीक, इनसे क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी, इनको चलाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये दो प्रकार की रिएक्शंस का हम इसमें क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। एक्चुअली इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारी गैर स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाएं होती हैं और हमारी स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाएं होती हैं, जब ये स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाएं होती हैं इनके दौरान क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। क्या बनता है? इनके दौरान विद्युत ऊर्जा बनती है। उसी ऊर्जा से हम क्या बनाते हैं? विद्युत बनाते हैं। तो थोड़ी सी हम लाइनें यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैद्युत रसायन क्या है आपका? वैद्युत रसायन ये है क्या? इसमें जो हमारी स्वतः होती है, कौन सी? स्वतः स्फूर्ति, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। कौन सी होती है हमारी? स्वतः स्फूर्त रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाली ऊर्जा। तो ये जो हमारी होती है स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाएं होती हैं, इनके दौरान जो ऊर्जा बनती है, ठीक है, ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन, यानी कि ये जो आप केमिकल रिएक्शंस खुद से हो रही होंगी, इनसे कुछ एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? विद्युत, यानी कि बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या बना लेते हैं? हम विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। इसके विपरीत और क्या होता है? और गैर स्वतः, कौन सी? गैर स्वतः स्फूर्ति, गैर स्वतः स्फूर्ति रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं, इनको क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस,
नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, इनको पूरा कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो संपन्न या पूर्ण करने के लिए, कराने के लिए ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा के उपयोग का अध्ययन है। क्या है? ऊर्जा के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो होगी आपकी बेसिक जानकारी। ठीक है, ऊर्जा के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, मतलब ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो स्वतः स्पॉन्टेनियस यानी कि स्पॉन्टेनियस जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनसे बनने वाली ऊर्जा से हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात, इनसे हमें क्या मिलेगा, विद्युत ऊर्जा मिलती है। दूसरी होती है हमारी गैर स्वतः स्फूर्त रासायनिक अभिक्रियाएं, उनको पूरा करने के लिए, उनको संपन्न करने के लिए ऊर्जा के उपयोग का अध्ययन, यानी कि इनको पूरा करेंगे तो इनको हमें कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका उपयोग इसका उपयोग करते हैं और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन्हीं दोनों के बारे में क्या है, इसका अध्ययन करते हैं हम इस वाले चैप्टर में। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या लिखते हैं। ये जो हमारी विद्युत रसायन है, इसकी परिभाषा, जैसे मान लो ये तो आपने एक मोटे से तौर पे जान लिया कि इसमें होता क्या है, स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाओं से क्या मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है उसका हम विद्युत में उत्पादन कर देते हैं, और गैर स्वतः स्फूर्त रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा का उपयोग, इनका हम स्टडी करते हैं इसमें। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा, क्योंकि जब तक आप परिभाषा नहीं लिखेंगे तब तक आपको ना समझ में आएगा और ना ही फुल मार्क्स मिलेंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा का, इसका विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण में परस्पर रूपांतरण एवं उनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है हमारी वैद्युत रसायन, क्या कहलाती है, वैद्युत रसायन कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हमारी वैद्युत रसायन है, ये आखिरकार है क्या, ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, देखो विद्युत ऊर्जा से, किससे, देखो यहां पर लिखूंगा मैं, यहां लिखूं रासायनिक ऊर्जा, और इधर लिखूंगा विद्युत ऊर्जा। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि ये जो हमारी वैद्युत रसायन है, ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण, और उस रूपांतरण के बीच में कौन कौन से संबंध होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या संबंध होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, हमारा वैद्युत रसायन के अंतर्गत। अब मान लो हमारी जो रासायनिक ऊर्जा है, इसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहें, रासायनिक ऊर्जा का किस में कन्वर्ट करेंगे हम, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का किसमें,
रासायनिक ऊर्जा में। तो बस यही हम क्या करते हैं इस वाले चैप्टर में इन्हीं का स्टडी करते हैं, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, और इनके बीच में जो संबंध होते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसमें, हमारा वैद्युत रसायन में। अब बात आती है कि जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, यानी कि इन दोनों को आपस में, ये दोनों कैसे इंटरचेंजेबल है, मतलब एक दूसरे में बदल जाते हैं। इनको बदलने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, सेल चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, सेल चाहिए होते हैं। बात करें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की, तो यहां पर हम सेल लगाते हैं विद्युत, कौन सा सेल होता है, ये होता है हमारा विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल। और इसकी अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटन सेल। क्या पढ़ते हैं, विद्युत अपघटन सेल, ठीक है। क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। ये दो सेल आपको याद रखने हैं। क्या करना है, दो सेल आपको याद रखना है। पहला कौन सा, हमारा विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दो सेल होते हैं, समझ आई कहानी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक। और हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो यहां लिख लेंगे विद्युत रासायनिक सेल। अच्छा, इसका काम क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल का, हमने लिखा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या लिखेंगे, ये क्या करता है, विद्युत रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में, पहली बात। दूसरा सेल हमारा कौन सा होता है, दूसरा सेल है हमारा विद्युत अपघटनी सेल। क्या है, विद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, ये जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटन से मतलब क्या समझ में आ रहा है, जैसे हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट है, मान लो हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है हमारे पास, वाटर है। इस वाटर में हमने क्या करा, मान लो NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया या KCl डाल दिया। जब हमने NaCl और KCl डाल दिया तो इस वाले जो हमारा, इसमें जो हमारा लिक्विड भरा हुआ था जिसे हम विलायक कहते हैं, इसमें हमने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, इस तरह से ये लग गई हमारी बैटरी। इस बैटरी के दोनों ध्रुव, ठीक है, एक हमारा कैसा होता है, धन ध्रुव, एक हमारा कैसा होता है, ऋण ध्रुव। दोनों पोल्स को हमने वाटर में डाल दिया है, यानी कि जो हमने विलायक लिया था उसमें डाल दिया है। ऊपर से हमने क्या डाला है, NaCl। क्या डाला है, NaCl। जब इसमें हम करंट प्रवाह करेंगे या इसमें हम विद्युत प्रवाह करेंगे बैटरी के माध्यम से, तो इसमें जो हमने डाला होगा वो अपने आयनों में टूट जाएगा। क्या बना लेगा, Na+ और Cl-। कब, जब करंट इसमें प्रवाह होगा तो, ठीक है। तो जब करंट प्रवाह होता है उसमें डाला गया पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। यानी कि विद्युत धारा देने पर उसमें जो पदार्थ हमने डाला है उसका क्या होगा, अपघटन होगा, तभी क्या कहलाता है, वो विद्युत अपघटन कहलाता है। इसके लिए शर्त ये होती है कि ये जो हमारा पदार्थ है ये कैसा होना चाहिए, ये विद्युत अपघटय पदार्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विद्युत अपघटय। अच्छा, ये विद्युत अपघटय पदार्थ क्या होता है, विद्युत अपघटय पदार्थ वो होता है जो विद्युत धारा, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। कब टूटेगा, जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक।
विद्युत प्रवाहित करने पर विलयन जो हमारा पदार्थ होता है वह क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। और ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। तो वही लिखा हुआ विद्युत अपघटनीय सेल। तो कुछ इसी प्रकार से कुछ हो रहा होगा हमारा किसमें, विद्युत अपघटनीय सेल में। अब देखो हम बाहर से क्या कर रहे हैं, बाहर से हम ऊर्जा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर से हम ऊर्जा दे रहे हैं, बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, तब इसमें जाकर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये क्या हो रहा है, ये हमारी हो रही रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो ये हमारी कौन सी है, ये गैर गैर स्वतः स्फूर्त रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो संपूर्ण करने के लिए ऊर्जा के उपयोग का अध्ययन, तो इसको पूरा करने के लिए हमें जो ऊर्जा देनी पड़ रही है इसके उपयोग का भी अध्ययन करते हैं हम इसी में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। वैद्युत अपघटन आपको समझ में आ गया, वैद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है। और ये हमारी कौन सी है, हमारी गैर स्वतः स्फूर्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो पूरा करने के लिए हमें इसको ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में हमने क्या लिखना है, क्या लिखेंगे। ये क्या करता है, हमने विद्युत ऊर्जा दी थी, विद्युत ऊर्जा से हमें क्या मिला, रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इसका काम ये होता है। विद्युत को रासायनिक में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत अपघटनीय सेल। रासायन को विद्युत में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा विद्युत रासायनिक सेल। ठीक, तो ये हमारे सेल हो गए, दो प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए, ये आप बना लेना जैसे बनाया है, ठीक उसी तरह से। और जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, जो मान लो आपको अपने हिसाब से याद रहे, या उनको आप अपनी भाषा में लिख लिया करो, गोला बना के, घेरा बना के, जैसे कि वो आपको अपनी भाषा में याद हो जाए। ठीक है, कैसे भी याद हो जाए, कैसे भी समझ में आ जाए, उसको उस हिसाब से लिखा करो। भले अपनी भाषा में लिख लो, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना देहाती भाषा में, जैसे भी आपको अच्छे से याद हो जाए उस तरह से आप अपनी भाषा में उसको लिख लिया करो। अब हम बढ़ते हैं, इसमें देखो कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें वैद्युत रसायन में। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अच्छा, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो वो अभिक्रियाएं हो रही होंगी जिनको पूरा करने के लिए, ठीक है, जिनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी। और एक वो अभिक्रियाएं हो रही होंगी जो हमें विद्युत ऊर्जा देंगी, यानी कि जिनसे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, तो पहली बात हमने लिख तो लिया ही है। ठीक है, नंबर एक क्या लिखेंगे, जैसे अभी हमने लिखा था विद्युत अपघटनीय सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला हम क्या लिखेंगे, जिनको यह लिख लो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए, जिनको संपन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, या विद्युत ऊर्जा की सहायता से वो क्या होती है, संपन्न होती है। संपन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, या आप लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको जो विद्युत ऊर्जा की सहायता से संपन्न होती हैं। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विद्युत ऊर्जा की सहायता से संपन्न होती हैं, या हमने लिखा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या कहलाती है हमारी, विद्युत अपघटनीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विद्युत अपघटनीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या इसको कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, या क्या कहते हैं, या कहते हैं विद्युत अपघटन।
या हम क्या कह सकते हैं, या इसको कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, तो पहली बात विद्युत धारा देंगे या विद्युत ऊर्जा देंगे तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो विद्युत अपघटन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है या विद्युत धारा देनी पड़ती है, पहली बात। दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है इसमें, दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो हमारी हो जाती है सेकंड वाली, बे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान या जिनके दौरान हमें विद्युत ऊर्जा, जिनके दौरान हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो होती है, ठीक है, जब वो पूरी हो रही होंगी तो उनसे क्या मिलेगा, हमें विद्युत ऊर्जा मिलेगी। क्या लिखा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाती है हमारी, विद्युत विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं, विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं मोस्टली हम इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन कौन सी, एक तो हमारी हो जाएगा विद्युत अपघटन, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा विद्युत रासायनिक। विद्युत अपघटन में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, और हमारा विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है इसमें क्या होगा, इसमें वो जब अभिक्रिया हो रही होगी उस समय हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी मिलेगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, मोस्टली। अब देखो, जब ये अभिक्रियाएं जैसे पात्र में, जैसे बर्तन में होती हैं, ये अभिक्रियाएं हमारी जिस पात्र या जिस बर्तन में होती हैं, जिस निकाय में ये अभिक्रियाएं, जिस निकाय में ये अभिक्रियाएं होती हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अब ये विद्युत रासायनिक सेल हम आगे पढ़ेंगे जब हम गैल्वनी सेल या डेनियल सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो। ठीक है, तो जिस निकाय में या जिस बर्तन में या जिस पात्र में ये अभिक्रियाएं होती हैं हमारी, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब देखो, ये विद्युत रासायनिक सेल हो गया, और विद्युत सेल क्या होता है इसकी बात करेंगे हम। यहाँ छोटी सी हेडिंग डालेंगे, क्या, विद्युत सेल। क्या लिखेंगे, विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है हमारा विद्युत सेल। समझ आया, क्या, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाता है, हमारा विद्युत सेल कहलाता है। क्या लिखेंगे, वह युक्ति जिसे हम डिवाइस कहते हैं, वह युक्ति या वह डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है।
अब आपको सेल के बारे में भी पता हो गया होगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और विद्युत सेल क्या होता है, दोनों अलग हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, जिस निकाय में अभिक्रियाएं हो रही होती है उस पूरे निकाय को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत सेल क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। हमारा विद्युत सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और उन्हीं दो प्रकार के विद्युत सेल के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, उनका ही अध्ययन करना है। समझ आया, विद्युत सेल हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। और उन्हीं दोनों प्रकार के विद्युत सेल के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। क्या लिखेंगे, विद्युत सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, जरा बताओ कौन कौन से दो प्रकार है। पहला प्रकार आपका क्या हो जाएगा, पहला प्रकार आपका यही हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा हो जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हम पहले यहां पर लिख लेते हैं नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल। या इसको क्या कहते हैं, या इसका दूसरा नाम एक और भी है, या इसको कह दो गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं, या इसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, या इसको और क्या कह सकते हैं, और इसका नाम होता है वोल्टीय सेल। क्या होता है, वोल्टीय सेल, या हम इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल या वोल्टीय सेल। तो ये पहला प्रकार है सेल का। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, दूसरे प्रकार का जो सेल होता है वो हमारा बहुत ही साधारण है, जिसका नाम क्या होता है, विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये दो प्रकार के सेल हैं और इन्हीं दोनों प्रकार के सेल्स के बारे में हमें ब्रॉड में स्टडी करनी है। ठीक है, यानी कि इनके बारे में हमें व्याख्या सहित पढ़ाई करनी है, इनका डायग्राम भी बनाना है और जो भी इनकी क्रिया विधि होती है, ये किस तरह से काम करते हैं, मैकेनिज्म है, वो सब हमको क्या करना है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, इनको आगे एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें होने वाली कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनमें होने वाली अभिक्रियाओं, जैसे मान लो अगर सेल है हमारे पास, विद्युत रासायनिक सेल है, इस विद्युत रासायनिक सेल में हमें क्या मिलेंगे, एक इलेक्ट्रोड पर हमारा हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और एक पर क्या हो रहा होगा, हमारा अपचयन हो रहा होगा। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ लिया है, पुरानी कक्षाओं में आप यहाँ तक पढ़ के पहुंचे हैं, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का योग हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, और धन विद्युतीय लक्षण, ऋण विद्युतीय लक्षण, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, कुछ इस तरह से आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर वैद्युत रसायन में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको ना तो हाइड्रोजन मिलता है देखने को और ना ही ऑक्सीजन मिलता है देखने को। तो कैसे पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन हो रहा है और किसी पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर कैसे पता लगाएंगे कि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी का रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें आपको पता चलेगा आखिरकार होता क्या है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में होता क्या है, अब हमारे पास वो है केवल इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन है, उसी के आधार पर हमें पता लगाना है। हमारे पास ना हाइड्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है, ना यहाँ पर कोई ऋण विद्युतीय अवयव है, ना कोई धन विद्युतीय अवयव है। तो केवल आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर 1, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 में क्या लिखेंगे, क्या हो रहा होगा इसमें, इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या लिखेंगे, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी।
क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे, पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा, बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा। चलो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ। मान लिया मेरे पास क्या है, एक सोडियम है। उस सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया और बना लिया Na+। ठीक है, कब, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब बताओ सोडियम से सोडियम आयन बन गया, क्या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो हम कहेंगे कि सर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। जब भी कोई एटम आपका सिंगल होता है, ठीक है, जब तक किसी से वो बॉन्ड नहीं रहता तब तक उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। फ्री स्टेट में है तो 0 होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो इस पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +1। तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो संख्या, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जैसे सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लो हमने Zn ले लिया और ये Zn क्या करता है, धातु है, ये बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर और क्या बना लेता है, Zn2+ बना लेता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इधर कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में यहाँ इलेक्ट्रॉन कोई कमी नहीं है, जितने हैं उसके बाहरी कोश में उतने पूरे हैं। यहाँ जाते जाते इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जिंक पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पहला पॉइंट ये कहता है कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस आधार पर भी हम बता सकते हैं। दूसरा कहता है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो यहाँ देखो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ कितनी हो गई हमारी, +2। कितनी हो गई, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, बढ़ेगी। ये किसकी बात थी, ये हमारी बात थी ऑक्सीकरण की, ठीक है। इसके विपरीत दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अपचयन जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अच्छा ये क्या होगा, ये जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा था, पुरानी कक्षाओं में पढ़कर आप आए हैं, तो जो ऑक्सीडेशन में होता था उसका एकदम विपरीत हमारा किसमें होता था, रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन का एकदम विपरीत किसमें होता था, रिडक्शन में। तो यही इसके विपरीत पॉइंट हो जाएंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट इसका भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की पदार्थ में, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, पदार्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, ठीक। दूसरी बात क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, ठीक है। ये 2 चीजें आपको क्या करना है, याद रखना। अब जैसे इसके एग्जांपल की हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास Na+ है, क्या है, Na+ है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको हमने बाहर से दे दिया और इसने बना लिया क्या, Na बना लिया। क्या बना लिया, Na। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कोश में उतने पूरे हैं, पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है। इस इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए हमने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये कैसा पहुंच गया, अपनी मूल अवस्था में पहुंच गया, ठीक है, जिसमें है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इसमें वृद्धि। तो हम कहेंगे इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है भी रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें, मान लो Cu2+ ले लो, Cu2+, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिए और ये बन गया हमारे पास Cu। क्या बन गया, Cu बन गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम थे, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए और ये बन गया Cu। अर्थात हम कहेंगे कि Cu का भी क्या हो गया, इसका भी रिडक्शन हो गया। सर क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखो कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, +2, यहाँ पर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वैसे वैसे उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ऑक्सीकरण संख्या और अपचयन, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट
छोटी सी बात अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, जैसे ये जो हमारी अभिक्रिया होती है, ठीक है, मान लो जो हमारी सेल अभिक्रिया होती है जिसे हम ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं, इस अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया में, जो हमारी अभिक्रिया होती है, जैसे मान लो हमने ले लिया Zn से क्या बन गया हमारा Zn2+, कब, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज कर दिए, क्या हो गया इसका, हम जानते हैं इसका हो गया भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा हमने दिया था Cu2+ का, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो ये क्या बन जाता है, ये बना लेता है हमारा Cu, अर्थात इसको हम कहेंगे, इसका हो गया हमारा रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। अब एक सेल एक एक मतलब दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं और इन्हें हम कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रियाएं। तो जब हम इनको जोड़ देते हैं तो बन जाती है हमारी सेल अभिक्रिया। जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो काट दीजिए और बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले रिएक्शंस में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बराबर करने के बाद काट देंगे, जो बचेगा उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। माना बचा हमारे पास Zn प्लस क्या बचा Cu2+, एरो लगा दो, अब बच गया Zn2+ प्लस बच गया हमारे पास Cu, इसको हम कहते हैं सेल अभिक्रिया। क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, या क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा ये बताओ, ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, क्या पता है आपको रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? चलो अभी बताते हैं, ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। अगर नहीं पता है तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स ये हमने हाई स्कूल में ही अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी अभिक्रिया है, ठीक है, जो हम यहाँ से पढ़ के आए हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, किसी एक ही अभिक्रिया में, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे यह अभिक्रिया 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न करती है। 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या करती है, जनरेट करती है, उत्पन्न करती है। कब करती है, जब Zn2+ तथा Cu2+ आयनों की सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर घन डेसीमीटर, 1 मोलर प्रति घन डेसीमीटर या समान हो, तब जाके ये जो रिएक्शन है हमारी ऊपर वाली, ये कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करती है, ये करती है हमारी 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे, जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा तो क्या होगा, और इससे कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा तो क्या होगा, और बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा तो क्या असर पड़ेगा सेल पर, ठीक है। तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अब अच्छा रिडॉक्स के बारे में बात करें, यहाँ पर रिडॉक्स अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, रिडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखो हमने दोनों को, किसको, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को जोड़ दिया तभी तो मिला रिडॉक्स अभिक्रिया। मतलब एक का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। कब, एक ही समय पर। क्या लिखेंगे, जब किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा उसी क्षण दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है तो ऐसी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक, मतलब एक पदार्थ का हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी समय उसी क्षण एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जैसे मान लो ये जो हमारा Zn था, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे वैसे ही कॉपर ने क्या किए, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसी क्षण दूसरा क्या कर रहा है, जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है या कैप्चर कर रहा है और क्या बना ले रहा है, Cu बना ले रहा है। अर्थात एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसी समय और उसी क्षण। तो उसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने देखा होगा बैटरी, बैटरी या ईंधन सेल, बैटरी या ईंधन सेल। अच्छा, बैटरी और ईंधन सेल का काम क्या होता है, ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये सभी के लिए होमवर्क है, इसमें बताएंगे ये कमेंट में। और अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो और कोई भी पार्ट ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, ये केवल बेसिक जानकारी है, जब हम आगे अध्ययन करेंगे उसमें ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया है। सबसे पहले हम यही चीजें पढ़ते हैं, इसके आगे हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक से लेके करके। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से उनको पढ़ेंगे हम, उसके बाद ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का आज का ये पहला लेक्चर हुआ है, इसमें हमने जाना कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इनसे बहुत ही ज्यादा सहायता मिलने वाली है। ये रहा आपके लिए। ठीक है, इसको आपको बताना है कि जो हमारा बैटरी होता है, ईंधन सेल होता है, ये कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाले बटन को क्या कर दें, हिट कर दें। ठीक है, और कुछ भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट में बता दीजिए, हम दोबारा से उसको छोटी सी वीडियो के रूप में आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।